हाँ बेटा, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, हमें प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसके बाद आपका एक टॉपिक और रहेगा पोटेंशियल जो डायपोल, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली बेटा अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें कि कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या हुई, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मान लो कि अगर मेरे पास कोई भी एक न्यूट्रल कंडक्टर होता है, कौन सा कंडक्टर है ये, न्यूट्रल कंडक्टर, दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर मेरे पास एक न्यूट्रल कंडक्टर है और अगर मैं इस न्यूट्रल कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूँ, कहाँ रखता हूँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो जब भी हम किसी न्यूट्रल कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, सपोज ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी इस तरह से, इनिशियल डायग्राम कुछ इस तरह से था ये, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है या ये जो कंडक्टर होता है चार्ज को इस तरह से अरेंज करता है अपने अंदर कि हमेशा किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है बेटा, 0 आती है। तो जब भी हम इसको इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो चार्जेस होते हैं वो अपने को रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होकर आ जाएंगे और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे बेटा इंड्यूस होकर इस तरह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक्सटर्नल वो पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरह से जाएगी, इस तरह से, और यहां से ऐसे बाहर निकलेगी। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से किसी भी कंडक्टर के अराउंड क्या होती है, वेरी करती है जब उसको हम कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्या होगी कि व्हेन अ न्यूट्रल कंडक्टर प्लेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर बिकम्स 0। तो अंदर हमेशा इंटेंसिटी कितनी हो जाती है बेटा, 0 हो जाती है। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है। अब अगर हम बात करें कंडक्टर की सेकंड प्रॉपर्टी की, तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा कितनी है, 0 है। तो मान लो कि मेरे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट ये है बी। अगर मैं यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, VA माइनस VB इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ E डॉट डी आर। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बेटा, 0, तो E 0 हो जाएगा। और E के 0 होते ही पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB भी कितना हो जाएगा बेटा, 0, मतलब VA इक्वल्स टू VB। मतलब हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा बेटा, सेम होगा। इसका मतलब जब भी हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कंडक्टर का जो पूरा रीजन होता है, पूरा रीजन वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक इक्वी पोटेंशियल रीजन की तरह बिहेव करता है। मतलब हर एक पॉइंट का पोटेंशियल, चाहे सरफेस पर बात करें चाहे अंदर बात करें, हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो सेम रहेगा। तो व्हेन अ न्यूट्रल कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। सेकंड प्रॉपर्टी, एंड द होल कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ इक्वी पोटेंशियल रीजन, ठीक है। ये मेरे पास क्या होगा बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी होगी। अब अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये जो कंडक्टर है ये इक्वी पोटेंशियल रीजन की तरह बिहेव कर रहा है और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है बेटा वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है। थर्ड प्रॉपर्टी यही होगी क्या, कि जब भी हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है, इस तरह से हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर भी 90 बनेगा, यहाँ पर भी 90। अगर सीधे जा रही होंगी तो बेंड हो जाएंगी ताकि 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करें। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो गई, व्हेन अ न्यूट्रल कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की सरफेस के हमेशा क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी। अब अगर हम इसकी अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान लो मेरे पास कोई भी एक पर्टिकुलर कंडक्टर है, इस तरह से कोई भी कंडक्टर ले लिया मैंने रेंडमली, इसके सरफेस के जस्ट ऊपर मुझे क्या कैलकुलेट करना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया लिया और इसको क्लोज करते हुए मैंने गॉसियन सरफेस बना ली। अब इससे पास होने वाला अगर मैं फ्लक्स निकालता हूँ तो टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू दिस सरफेस
इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन क्या हो जाएगा बेटा, क्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। हुआ इतना क्लियर? ये मेरा क्या होगा बेटा, फ्लक्स होगा। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटू ए इज इक्वल टू सिग्मा ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई की जो वैल्यू बचेगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन होगी, जो कांस्टेंट होगी। किस पे डिपेंड कर रही है, सिग्मा, जो कि क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर बुक में एक वेक्टर फॉर्मेट दिया गया है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप, जहाँ एन कैप क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ कंडक्टर जस्ट आउटसाइड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप कब होगी, जब मैं इसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो यहाँ पर इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज कांस्टेंट, इट इज गिवन बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी बेटा, फोर्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये होगी बेटा कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को, सपोज करो कि मेरे पास एक कंडक्टर है, कोई भी रेंडमली मैंने कंडक्टर ले लिया। अगर मैं इस कंडक्टर को, सॉलिड कंडक्टर है, इस तरह से इसमें मटेरियल है, अगर मैं इस कंडक्टर को चार्ज देता हूं तो ये जो चार्ज होता है बेटा इस कंडक्टर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या अंदर कोई चार्ज आएगा या नहीं आएगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज यहाँ पर मुझे चार्ज पता करना है, तो इसको कंटेन करते हुए मैंने क्या बना दी बेटा, एक गॉसियन सरफेस बना दी। अब गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू E इंटू ए। अच्छा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बेटा, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो गई तो Q इन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जितना भी चार्ज हम कंडक्टर को दे रहे हैं वो सारा का सारा जो चार्ज होता है बेटा वो कंडक्टर के आउटर सरफेस पर ही रिसाइड करता है, वो अंदर नहीं जाता है। तो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्या कि चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर इज ऑलवेज रिसाइड ऑन इट्स सरफेस। कहाँ रिसाइड करेगा बेटा, वो उसकी सरफेस पर रिसाइड करेगा। वो जो चार्ज होगा वो कभी बाहर नहीं जाएगा, हमेशा सरफेस पर ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी। इसी पे बेस्ड एक और प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी में हम केविटी का कॉन्सेप्ट लेते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई कंडक्टर इस तरह से और इस कंडक्टर के अंदर ऐसा कुछ केविटी है। ठीक है, यहाँ पर मटेरियल है, यहाँ नहीं है। तो जब भी हम इसको चार्ज देते हैं क्यू, तो ये क्यू चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, बात ये आ रही, सरफेस पर होता है, अंदर होता है केविटी। केविटी अंदर तो नहीं होगा इतना, केविटी पे जाएगा कि नहीं जाएगा ये चेक करते हैं। तो अगर केविटी पे चार्ज आता, तो अगर मैं यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाता हूँ तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू ए इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर अंदर चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती, बट यहाँ तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है मतलब अंदर भी चार्ज कितना होगा, जीरो। मतलब चार्ज जो होगा वो केविटी के पास भी जाने वाला नहीं, तो अंदर केविटी पे कोई चार्ज डिसाइड नहीं करेगा। तो चाहे मैं किसी नॉर्मल कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड करता हूँ या केविटी वाले कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड करता हूँ, तो जो चार्ज होता है वो हमेशा उसके सरफेस पर ही होता है, अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि अंदर जो होगा कोई भी चार्ज डिसाइड करने वाला नहीं है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है बेटा, इस प्रॉपर्टी को जनरली हम यूज करते हैं और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, बड़े ध्यान से समझे। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक पर्टिकुलर जो रीजन होता है मेरा, उसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री कर देता हूँ। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जबकि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ऑब्वियसली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बाहर की ओर जाएगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, बट उसका इफेक्ट यहाँ पर होने वाला नहीं है। ये जो प्रोसेस होती है जिसमें किसी पर्टिकुलर रीजन को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री कर देते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब होता क्या है, इसी कॉन्सेप्ट को जनरली हम यूज करते हैं किसमें, शील्डिंग प्रोसेस में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, अपने कार से, और इस तरह से बहुत ज्यादा बिजली गिर रहा है,
तो आप क्या करेंगे, अपने जितने भी विंडो होंगे सब बंद कर लेंगे और अपने पैरों को ऊपर करके बैठ जाएंगे। तो अगर हल्का कोई बिजली गिरता भी है तो वो सारा चार्जेस जो होगा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा, इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो चार्ज अंदर नहीं आएगा, जिससे आपको शॉक नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आपने क्या करा, इस पर्टिकुलर रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या कर दिया, फ्री कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये नेक्स्ट आपकी 6th प्रॉपर्टी थी। इसके लास्ट जो प्रॉपर्टी होती है 7th प्रॉपर्टी, उसमें बोला जाता है कि सपोज करो कि मेरे पास कोई भी एक पर्टिकुलर कंडक्टर इस तरह से, जैसा मैंने कंडक्टर बनाया, इसको मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया। अब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है मैंने वो पूरी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो होती चार्ज पर यूनिट एरिया। अब होता क्या है, जहां पर शार्प एंड होते हैं, शार्प एंड मतलब जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है कम होता है, जहां पर एरिया कम होता है, तो शार्प एंड होने से, एरिया कम होने से डेंसिटी बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर ए की वैल्यू डिक्रीज होने से सिग्मा बढ़ गया, उस सिग्मा की वैल्यू बढ़ने से यहाँ ई बढ़ गया। तो होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट बढ़ जाता है। तो जितने भी शार्प एजेस होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है, जिससे यहाँ पर प्रेजेंट जो गैसेस होती है उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड का आयोनाइज होने लगती है और चार्ज का डिस्चार्ज होने लगता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या बेटा, कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, क्या बोला जाता है, कोरोना डिस्चार्ज। जनरली इसी रीजन से क्या होता है, आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी मशीनरी पार्ट्स होते हैं, वो कर्व शेप के बनाए जाते हैं। बिल्कुल क्या होता है, फ्लैट शेप के नहीं होते। अगर वो इस तरह से स्क्वायर शेप के या क्यूब शेप के होते हैं तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होती, जिससे चार्ज का एक्यूमुलेशन मतलब डिस्चार्जिंग प्रोसेस सबसे ज्यादा होती। ठीक है, जिससे शॉर्ट सर्किट होने का संभावना रहती है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर जितने भी हमारे मशीनरी पार्ट्स होते हैं उसको शार्प नहीं होते वैसे हम थोड़ा सा कर्व कर देते हैं। तो कर्व करने से क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है थोड़ी सी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। ओके, तो ये क्या थी बेटा आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस देखी। इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे बेस क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको वो क्लियर होना चाहिए। ठीक, अभी इसमें जो आपका नेक्स्ट जो लास्ट आपका जो रह गया टॉपिक डेरिवेशन, वो क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। हमें इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है। तो मान लो कि मेरे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने एक डायपोल रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर -q चार्ज और यहाँ पर +q चार्ज है। इस पर इधर फोर्स लगेगा, इस पर इधर फोर्स लगेगा, डायपोल मोमेंट इधर होगा। मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम पर डायपोल मोमेंट कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो बड़ा जो हमने सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वर्क डन बाय डायपोल, वही यहाँ यूज होता है। जब हम वर्क डन की बात करते हैं तो बेटा उसको हम θ1 से θ2 तक रोटेट करवाते हैं। तो हमारे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला आया था वो आया था P cos θ1 - cos θ2। बट अगर हम बेटा हम यहाँ पर बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी में एक रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं, तो अर्थ की सरफेस से अगर एज हाइट पर जाता हो तो यहाँ पर एनर्जी कितनी होती है, mgh होती है। कितनी होती है, mgh। क्यों? क्योंकि हमने अर्थ के सरफेस पर एनर्जी को कितना एज्यूम कर लिया, 0 एज्यूम कर लिया। तो मेरा जो रेफरेंस पॉइंट था मैंने इसको एज्यूम कर लिया। सिमिलरली अभी हम यहाँ पर भी जब भी हम कोई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं तो हम क्या सिलेक्ट करते हैं कि रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करते हैं जहां पर हम एनर्जी को कितना मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें एक रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करना होता है जहां पर एनर्जी क्या होती है बेटा, 0 होती है। वो जो रेफरेंस पॉइंट होता है हमारा कौन सा होता है, 90 डिग्री। तो डिफाइन कैसे किया गया है, किसी भी डायपोल को 90 डिग्री से लेकर θ डिग्री तक लाने में जितना भी वर्क किया जाएगा, किसी भी डायपोल को 90 से लेकर θ डिग्री तक लाने में जितना भी वर्क किया जाएगा, वो वर्क किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, वर्क कन्वर्ट होता है किसमें, हमारा पोटेंशियल एनर्जी में। तो जो डेरिवेशन हमने किया था सेम रहेगा। डेरिवेशन क्या था वर्क का मेरा, PE cos θ1 - cos θ2। ठीक है, फॉर पोटेंशियल एनर्जी, फॉर पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो कहाँ से लाते हैं, θ1 90 से लाते हैं और कहाँ तक लाते हैं, θ डिग्री तक। तो जो वर्क होता है वो मेरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज इक्वल टू PE cos 90 0 - cos θ। The answer will be -PE cos θ। तो दिस इज द डेरिवेशन फॉर
एनर्जी। तो इतना वर्क डन आपको जो है पुराने डेरिवेशन से निकालना होगा। डेफिनेशन क्या बनेगा? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ डायपोल फ्रॉम स्टैंडर्ड पोजीशन ब्रैकेट में 90 डिग्री टू एट एनी एंगल थीटा, दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में इसके 15 से 20 मिनट में हम डेरिवेशन कर लेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास रहेगा हमारा, सॉरी न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, तो नेक्स्ट क्लास हमारा न्यूमेरिकल क्लास रहेगा। ओके।